Yes, dear friends, HDP, hypertensive disorders in pregnancy. Initially, we were talking about preeclampsia, hypertensive disorders of pregnancy, and many other terminology we were using. But now, HDP is the terminology, and it is hypertensive disorders, diseases in the pregnancy. It is defined as systolic blood pressure 140 or more than that, and diastolic blood pressure 90 or more than that, with the patient seated, rested and not cross leg. क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, वरना गलत बीपी आएगा. इसीलिए विद द राइट आर्म कफ एट द हार्ट लेवल. बहुत लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये सब ब्लड प्रेशर पर डिपेंड करता है, इसीलिए बहुत लोग ऐसे हैं कि जिसको ब्लड प्रेशर मेजरमेंट या तो कफ किस तरह से बांधा जाए वो भी नहीं पता है. ये जो उसकी लाइन है वो इस तरह से रहनी चाहिए. इधर से हमारी वेन पास होती है ब्लड प्रेशर, इसीलिए इधर ये कफ का ये होना चाहिए और इतना ऊपर एट द हार्ट लेवल होना चाहिए जो कफ अगर बांधो तो. अगर डिजिटल है देन इट्स ओके. फिर भी जो प्रेशर कफ इधर बांधना है वो ध्यान रखकर इसी तरह से बांधना है. एट द टाइम पेशेंट शुड नॉट स्पीक और पेशेंट शुड नॉट सिट क्रॉस लेग, ये ध्यान में रखना है. इट इंक्लूड्स जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मतलब कि जब भी प्रेगनेंसी रही उसके बाद में उसको हाइपरटेंशन हुआ तो प्री एक्लेम्सिया, दैट इज वी नो अबाउट इट, एक्लेम्सिया एंड क्रोनिक हाइपरटेंशन. उसको पहले हाइपरटेंशन था और ये अभी कंटिन्यू रहा, दैट इज क्रोनिक हाइपरटेंशन. पेशेंट मे हैव सिंस 1 or 2 years before the pregnancy and it continues in this one, so it all are included in the HDP. What is our aim and what is the guideline? To identify the effective screening predicting modalities. ये जो हमको पता चले पहले से कि कब है कब हो ये पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, then we can prevent it. हमारे यहाँ at my hospital our practice is that we advise the patient from 5th 6th month, not 5th but after the 6th month we advise them to take half salt. पेशेंट को अगर आप एडवाइस करोगे तो वही बोलेंगे कि हम कम ही नमक खा रहे हैं, लेकिन जो भी खाते हो उससे हाफ. ये प्री एक्लेम्सिया होना ही नहीं चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ना ही नहीं चाहिए. प्रिवेंशन इज द बेटर क्योर. आप सब जानते हैं, ये लाइन भी जानते हैं और इम्प्लीमेंट करना भी जानते हैं. एंड इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि पहले से ही 6 महीने से पेशेंट को ये समझाना है कि हाफ नमक लेना है जो भी खा रहे हैं, तो फिर उसका ये प्री एक्लेम्सिया या HDP किसी की भी नौबत नहीं आएगी. अगर पेशेंट नहीं मानेगा तो ये होगा ही होगा. जब भी नेक्स्ट विजिट में पेशेंट आए आपको हर बार ये समझाना है, ये पूछना है, और मैं नमक कम खा रही हूँ, आधा खा रहे हो, अपनी रसोई अलग निकाल रहे हो और फिर बाकी के रसोई में ज्यादा बाकी का नमक डाल रहे हो. इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है और उसका आंसर भी लेना है, रिलेटिव को भी पूछना है और उसका आंसर लेना है. देन इन उसको उसका इंपॉर्टेंस भी समझाना है. आजकल के लोग, कभी किसी को आप बोलो कि ये कर लो, कोई मानने वाला नहीं है. इसको रीजन बताना पड़ेगा एंड फिर काउंसिल करना पड़ेगा, तभी वो लोग मानेंगे. तब भी 25% लोग ऐसे हैं कि फिर भी नहीं मानते, फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं करते. सो देयर फेट, बट वी हैव टू टेल देम दिस लाइक. टू स्टैंडर्डाइज द एंटी हाइपरटेंसिव प्रोटोकॉल. कभी कोई मेडिसिन दे, कभी कोई और मेडिसिन दे, इसका कितना डोज कब देना है, किस तरह से देना है. देयर आर various hypotheses, but now these protocols are standardized to emphasize the strategy for effective preventive medicine and laboratory investigation. क्या क्या करना है, कब करना है, वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ. आप उसके जो हाइपोथेसिस है, क्यों होता है प्री एक्लेम्सिया, कैसे होता है, वो सब आप जानते हो. मैं वो थियरी में नहीं जा रही हूँ, उसकी इटियोलॉजी में मैं नहीं जा रही हूँ. मुझे आपको मैनेजमेंट ही सिखाना है. आपको कोई अभी एग्जाम देने तो जाना नहीं है. आपको जो प्राइवेट प्रैक्टिस में किस तरह से प्री एक्लेम्सिया वाले पेशेंट को आप हैंडल करोगे,
वो ही जानना है। एंड वो एक एक के बाद एक करके मैं आपको याद रखवा दूंगी, तब तक उसको रिपीट करूंगी। मैंने पहले आगे एक लेक्चर में भी बताया है कि आपको ये सब याद रह जाना चाहिए, क्योंकि तभी हम कंप्यूटर खोल के नहीं बैठेंगे जब भी पेशेंट आया, जब भी इमरजेंसी आई। इसीलिए ये आपको याद रहना चाहिए, जबानी याद रहना चाहिए कि कब क्या करेंगे। Some information will be like this that you can see, you can again refer it, but most of them should be by heart. There are many classifications, I already told you. The recent classifications are better for clinical usage and superior reflection of associated pathophysiology. Same thing. And current classification is that hypertension should be classified into severe and non-severe. Only two things, mild, moderate and severe. पहले था, now severe and non-severe. Non-severe में mild and moderate आ गया, and severe it you know very well. So grade of mild and moderate is the blood pressure is 140 to 160 between this systolic BP, and 90 to 110. This is called mild or moderate or non-severe HDP. In severe one, what are the criteria for this one? BP, systolic BP more than 160 and diastolic and or, ये आप समझ में रखो, सिस्टोलिक भी ज्यादा है, अगर diastolic blood pressure is 90 and systolic blood pressure is 160 or more than that, 166, 165, then it is severe one. If the diastolic blood pressure is 140 and the systolic, if the systolic blood pressure is 140 and diastolic blood pressure is more than 110, then it is severe one. So ये आपको याद रखे, this is and or, both है इधर. Only on 2 occasions at least 4 hours apart while the patient is on bed rest. कई पेशेंट्स को ऐसा होता है कि वो जब हमारे हॉस्पिटल पर आए, कई हमारे रिलेटिव भी ऐसे होते कि वो जब हमारे हॉस्पिटल पर आए तो या तो कोई भी हॉस्पिटल पर जाए तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो पेशेंट को काउंसिल करो, उनको थोड़ा रेस्ट लेने दो, उनके साथ थोड़ी बातचीत करो एंड फिर आप ब्लड प्रेशर ले सकते हो। जो बातचीत करो वो नॉट रिलेटेड टू blood pressure or anything. Just say hi, hello, ask about her homely atmosphere and whatever, and then you just take the BP. If there is proteinuria, if there is oliguria, urine output less than 500 ml in 24 hours, cerebral or visual disturbances, pulmonary edema or cyanosis, C for the cyanosis of the nails, epigastric or right upper quadrant pain, impaired liver function and thrombocytopenia. They are severe hypertension or severe HDP. अभी क्लासिफिकेशन की अगर बात करूं तो अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्सिया एंड लेट ऑनसेट प्री एक्लेम्सिया। लेट ऑनसेट की बात ऐसी कि बाद में हो ऐसा नहीं, उसके साथ में ये भी है कि रिक्वायरिंग डिलीवरी आफ्टर 34 वीक्स। डिलीवरी यूजुअली 38 टू 40 वीक्स में होती है, आप सब जानते हैं। 34 वीक्स के बाद में जो डिलीवर हो सकता है, ऐसा ये एचडीपी को हम लेट ऑनसेट प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं कि बाद में 8वें महीने के बाद में उसका हुआ है एंड वी कैन गो अप टू एंड आफ्टर 34 वीक्स। लेकिन जो सीवियर है या तो अर्ली ऑनसेट है, जो 20 वीक्स बाद में, 24 वीक्स के बाद में तब से हुआ है, तो उसको कंट्रोल करके हमको 38 वीक्स तक पहुंचाना तकलीफ वाली बात है। They require delivery before 34 weeks. Which are they? A fetal disorder that is typically associated with placental dysfunction, ये तो आप जानते ही, and that will lead to reduction in placental volume and that will lead to fetal growth restriction and retardation. Abnormal uterine and umbilical artery Doppler evaluation अगर है, ये सब है तो उसको 34 वीक्स के पहले डिलीवर करना जरूरी है। अगर ये यूट्राइन एंड अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर फ्लो जो है नॉर्मल है, फिटल ग्रोथ नॉर्मल है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिटार्डेशन नहीं है एंड प्लासेंटल वॉल्यूम इज नॉर्मल, नॉट स्मॉल, देन वी कैन वेट आफ्टर 34 वीक्स। देयर शुड नॉट बी मैटरनल एंड नियोनेटल आउटकम, एडवर्स आउटकम्स नहीं होना चाहिए। दैट इज अवर गोल। सो वी हैव टू डिसाइड whether to deliver before 34 weeks or when
वी कैन एक्सटेंड अप आफ्टर 34 वीक्स। ये एक के बाद एक स्लाइड में आता जाएगा आपको। Screening and surveillance for preeclampsia, aggressive treatment if it is required, fetal surveillance and timely delivery, and prevention of eclampsia. That is our goal. There are many apps, Android app also. Now digital जमाना है तो ये सब होगा ही। जेस्टोसिस स्कोर के बारे में ये सब ऐप है, आप ढूंढ लेना, इसमें ये आपको कभी कभी हेल्पफुल हो सकती है। At every visit, we should, after 20 weeks of gestation, we should ask patient about specific symptoms and specific questions, including visual disturbances, persistent headache, epigastric or right upper quadrant pain, and increased fetal pedal edema. हम यूजुअली नीचे जो मीडियल साइड है उधर देखते हैं लेग की, और लेकिन जो फुट का इडिमा है वो इस तरह से देखा जाता है, इसीलिए मैंने ये फोटो इधर रखा है। क्या एसेस करेंगे? लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीबीसी, यूरिन फॉर प्रोटीन। यूरिन फॉर प्रोटीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये अब जब हम आगे चलेंगे आपको पता चलता जाएगा। लीवर एंड रीनल फंक्शन टेस्ट, प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, एलडीएच, platelets count is also important. Then if it is low, then and then we go for coagulation profile, otherwise it is not necessary. USG and Doppler evaluation, of course, USG is the first and foremost, it is our stethoscope now. Admit the patient if abnormal BP or any other signs of systemic involvement, and repeat this investigation within a week if proteinuria is 1+. मैंने बोला ना प्रोटीन का, यूरिन प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो सिंड्रोम है उसमें 3 में से एक चीज ये है, ये आप सबसे पहले जानते हो। ऑन डिपस्टिक, ये यूरिन की डिपस्टिक जो है उसकी बात है। रिड्यूस द इंटरवल फॉर रिपीट इवैल्यूएशन, मैंने 1 वीक की बात की, लेकिन ये कब रिड्यूस करना है? डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, ब्लड प्रेशर एंड बायोकेमिकल पैरामीटर्स एंड फीटल कंडीशन ऑफ कोर्स। जो मैंने आगे बात की उसी की बात है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर if it is less than 100 and no proteinuria and no other symptom, we can wait, or we can wait for 48 hours, and after 48 hours we can go for repeat investigation. एक बार ये इन्वेस्टिगेशन हो गया, जब हमने डिटेक्ट किया there is blood pressure, high blood pressure, and then once we have report and when to go for next report after 48 hours, उसकी मैं बात अभी कर रही हूँ। If there is no hypertension, no symptoms, but the proteinuria is 2+, then we will go again, all the investigation we will repeat after 48 hours. This is necessary. That intervals also should be reduced. When? Reduce the interval for repeat evaluation depending on the symptom. Same thing. कभी कभी ऐसा होता है कि मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, बीपी एकदम से ही बढ़ जाए, या पेशेंट की कंडीशन में फर्क हो जाए, या पेशेंट हमारे पास आए कि फीटल मूवमेंट कम हो गई है, देन वी शुड एडमिट द पेशेंट एंड वी शुड रिपीट द इन्वेस्टिगेशन। अबाउट ट्रीटिंग द पेशेंट is better for the mother. Hypertension we can treat. It is better for mother without increasing risk for the baby. A severe hypertension can lead to adverse maternal and perinatal outcome. Not only maternal. Prevention of development of adverse effects is better. Of course, we know that. When to initiate antihypertensive therapy? When a diastolic BP of 85 millimeter of Hg should be targeted for pregnant woman. ये जो हमको एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी शुरू करके जो ब्लड प्रेशर लाना है वो बिलो 90 लाना है, और फॉर दैट फॉर एवरेज सिस्टोलिक बीपी मोर देन 140 एंड डायस्टोलिक मोर देन 90, ये आप जानते ही है।
विथ क्रोनिक हाइपरटेंशन और जेस्टेशन हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्सिया एनी, ये किसी में भी ये चीज अगर आए तो हमको उसकी एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी स्टार्ट करनी ही है। इन हमारा गोल रहेगा कि हम ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 85 के आसपास लाए। We should protect them from cerebrovascular accidents, from eclampsia, from cardiac failure and abruptio placenta. सेम थिंग एक्लेम्सिया हो सकता है अगर हमारी ट्रीटमेंट सही नहीं है या तो पेशेंट सही फॉलो नहीं कर रहा है, देन दे मे लीड टू एक्लेम्सिया, हेल्प सिंड्रोम, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, pulmonary edema. Liver involvement is rare, of course, but still it may be there. Coagulation failure, DIC. ये सब चीज नहीं होनी चाहिए आज के जमाने में। And for that, we should have blood pressure monitoring, fetal evaluation, and assessing 24 hours proteinuria and evaluating any other systemic involvement after 37 weeks. ये जो बात थी वो माइल्ड हाइपरटेंशन की, माइल्ड एचडीपी की थी या तो नॉन सीवियर एचडीपी की थी। नाउ वी विल मैनेज सीवियर प्री एक्लेम्सिया। हाउ? कब है सीवियर प्री एक्लेम्सिया? यू नो वेरी वेल दैट मोर देन 160 सिस्टोलिक एंड मोर देन 110 डायस्टोलिक and thrombocytopenia. If the platelets count is 1 lakh, then it is called thrombocytopenia. Impaired liver function defined as either hepatic transaminase levels will be low, progressive renal insufficiency, creatinine more than 1.1 और 2-fold increase। ये हम अगर 48 आवर्स में रिपीट करते हैं तो 2-fold increase creatinine में अगर है, then renal insufficiency will be there. Pulmonary edema and onset of cerebral or visual disturbances should not be there. We should prevent all these things. ये मैं रिपीट फिर से बोल रही हूँ कि ये हमको नहीं होना चाहिए, ये हमारे पेशेंट को नहीं होना चाहिए। डिलीवरी इज ऑलवेज अप्रोप्रिएट थेरेपी। इतना ब्लड प्रेशर बढ़ गया है ना, चलो डिलीवर करवा लो पेशेंट को, लेकिन व्हाट्स अबाउट बेबी? बट मे नॉट बी सो फॉर द फीटस। ये ऑब्स्टेट्रिशियन का ये फेट है, या तो नसीब बोलो या तो भाग्य बोलो या तो उसकी अनहैप्पीनेस की, उसकी जो ब्लड, खुद ऑब्स्टेट्रिशियन की बात कर रही हूँ, उनके ब्लड प्रेशर की अगर जो बात है तो ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि दो को एक साथ संभालना है, मदर एंड फीटस बोथ। If we give any medicine, we should think of about mother and child. Anything we are doing, we should treat at a time both. So it increases our hypertension also. And for this, it would be to palliate the maternal condition to allow fetal maturation. जब तक हो सके हमको लेट जाना है, टिल टर्म पहुंचना है जहां तक हो सके। इवन हम 15 डेज भी पास कर सके, then it will be better for fetus. See, safety of the mother and fetus. Prompt hospitalization is necessary in severe HDP. Antihypertensive medicines we will start, that we will go just now. Steroids should be given for lung maturity if it is preterm. And IV Mexalf to prevent convulsion or if necessary. When to start, ये already हमने बात कर दी कि the choice of agent will be depend on obstetrician's experience and the patient. Hypertension must be avoided. Correct dose should be administered. Which hypertensive drug? Yes, initially अब तक हम जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो अल्फा डोपा पेशेंट को शुरू कर रहे थे। अल्फा डोपा 250 मिलीग्राम, इस तरह से अल्फा मिथाइल डोपा ये हम यूज कर रहे थे, लेकिन नाउ इट्स नॉट अवेलेबल। सो आवर फर्स्ट लाइन इज लेबेटोलोल। लेबेटोलोल 100 मिलीग्राम में आगे बता ही रही हूँ,
Labetalol 100 milligram. And then afterwards, nifedipine can also be given as first line or in combination with it. Drugs should not be given. क्या AAC inhibitors, atenolol, beta blockers and diuretics. इनिशियली कभी ओनली पेडल इडिमा है तो हम डायूरेटिक यूज कर रहे थे, लेकिन अभी जो डाइटाइड वगैरह जो एंटी डायूरेटिक जो डायूरेटिक है वो अभी मिलती नहीं है, और इसीलिए डायूरेटिक अगर जरूरत पड़े तो लेसिक्स 20 मिलीग्राम हाफ ऑल्टरनेट डे हम दे सकते हैं। वो सिम्टोमेटिक रिलीफ हुई पेशेंट को इडिमा के लिए, लेकिन दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, it is just symptomatic treatment for pedal edema. Initial hypertensive antihypertensive therapy should be with the nifedipine or parenteral labetalol or hydrazine we can use if the BP is more than that, if it is not controlled with the oral medication. MGSFR also can be given accordingly, but it is not the sole treatment or not the first line treatment. Continuous fetal heart monitoring is advised till the BP is stabilized and we plan for delivery, whether to deliver now or afterwards, or we can wait for this one. Labetalol की जो मैंने बात की, it is alpha and beta adrenergic blocking agent. It gradually reduces the blood pressure. It is better. It also reduces platelet consumption and aggregation, reduce PGI, improves fetal lung maturity. ये बहुत अच्छी बात है लेबेटोलोल की। माइल्ड एंड मॉडरेट या वो हाइपरटेंशन में हम इसको दे सकते हैं, सीवियर में भी दिस इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। द डोज इज 100 to 200 milligram orally. We usually start 100 milligram twice a day, and thereafter we can increase or we can add another thing. At our hospital we will start 100 milligram twice a day, but total dose should not be exceed 2400 milligram per day. Transient tachycardia is the only side effect or only adverse effect. केसेस ऑफ ब्रेडिकार्डिया अगर है, ब्रेडिकार्डिया वाला पेशेंट है तो इसको हम लेबेटेलोल नहीं दे सकते, इसीलिए पल्स लेना बहुत जरूरी है ये पेशेंट में, क्योंकि उसकी किसी ड्रग की साइड इफेक्ट में टेकिकार्डिया है और किसी को ब्रेडिकार्डिया में हम नहीं दे सकते, इसीलिए पल्स मेजर करना बहुत जरूरी है ये सभी पेशेंट में। निफेडिपिन हम यूजुअली पेशेंट को निफेडिपिन की जो है वो सबलिंगुअली रखवाने का बोलते हैं, लेकिन नो सी, इसीलिए मैंने इधर हाईलाइट किया, डोंट एवर गिव सबलिंगुअली निफेडिपिन। It is popular and effective calcium channel blocker. It relaxes arterial smooth muscle, reduces mean arterial blood pressure and myocardial O2 demand. So हार्ट पर ये ज्यादा इफेक्ट करती है, जो अगर कोलैप्स हो या ऐसा कुछ भी जरूरत इसमें नहीं पड़ती, इसको भी प्रिवेंट करती है। ये ब्रेडिकार्डिया भी अगर पेशेंट में है तो हम निफेडिपिन दे सकते हैं, अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है हम लेबेटेलोल नहीं दे सकते। Instead of that, we should start nifedipine. Orally 10 milligram every 4 to 8 hours is the dose. Can be repeated after 30 minutes. If we have given one and after 30 minutes the same blood pressure, we can repeat. And if once it is stabilized, then every 4 to 8 hours we can repeat this one. Side effects are nausea, headache, hypotension, dizziness, सब में होता है, ऐसे भी होता है कई लोगों को, just don't worry for that. Nicardipine, Nicardia is used to treat high blood pressure and angina. जो पेशेंट को चेस्ट पेन की तकलीफ है साथ में ही एंजाइना है, we can prefer Nicardipine at that time. It is 100 times more water soluble than nifedipine, so can be given IV also, easily titrable, and onset of action is 5 to 15 minutes and half-life is 8.6 hours. Oral tablet produces a significant decrease in both systolic and diastolic blood pressure. Initial infusion rate is 5 milligram per hour every 5 minutes.
to a maximum of 30 milligram per hour till desired BP is achieved. जब भी आईवी की जरूरत पड़े तो डिजायर्ड बीपी तो पहले होना चाहिए. For that we have given IV. Alpha methyl dopa I have talked already, but it is not available at present. Antiplatelet drug like aspirin and LMWH. Low dose aspirin 75 milligram or so, we can start from 13 weeks till 36 weeks. In previous pregnancy, if the patient has preeclampsia, suffered from preeclampsia or hypertension or any other thing, or the patient of chronic hypertension, we should start this one from 13 weeks of pregnancy till 36 weeks. Not for a day or not for a week or not for a month. Up to 36 weeks, we should continue it. But if there is a history of thrombophilia, DVT in the previous pregnancy or abruption of placenta, then we should start low molecular weight heparin injectable in this one. See, these are all the comparison of this one: labetalol, nifedipine and nicardipine. We already talked about it. There are many many investigation or क्या बोले इसको, studies are going on. Parkland study, CBA study and ACOG study are there, and according to it there are various terms and various treatment schedule that we have discussed already, and 10 milligram IV to be given if desired BP is not achieved in 10 minutes, and then 20 milligram given. Next 10 minute incremental dose is 40 milligram followed by another 40 milligram if needed. लेबेटेलोल IV की ये रिजाइम है और ये हम अकॉर्डिंग टू अवर नीड फॉलो कर सकते हैं. Hydrazine is the next drug. It directly relaxes vascular smooth muscle and reduced arterial blood pressure and reduced peripheral vascular resistance. Severe PIH में हम हाइड्राजिन यूज कर सकते हैं. And chronic hypertension in pregnancy 20 to 40 milligram in 500 ml 5% dextrose अगर जरूरत पड़े तो. Side effects are headache, nausea, vomiting and hypotension. Our goal is to reduce the BP and then prevention of seizure. So when the seizures are in picture, then magnesium sulfate will also be in picture. It is recommended as a prophylaxis for eclampsia. Magnesium sulfate is advantageous in reducing the occurrence of eclampsia. Should be started as 4 gram loading dose IV in diluted in sterile water of 10 to 15 minutes. It should be given IV. It is a bolus. Maintenance infusion of 1 gram per hour should be for the next 24 hours. We should continue. ये डोज के रिजाइम अभी आगे हमारी डिटेल में आती है. Its effect may be greatest at early gestations when delivery is expected within 24 hours and is not associated with adverse long-term fetal or maternal outcome. Magnesium sulfate एक बार अगर हम दे, there are some reviews, systemic reviews also are there कि जब भी हमको डिलीवरी करवानी है या तो मैग्नीशियम सल्फेट हम कम देंगे कि जब वी आर एक्सपेक्टिंग सीजर्स, वी आर एक्सपेक्टिंग कन्वल्जन और एक्लेम्पसिया, एंड तब अगर इसमें हमने मैग्नीशियम सल्फेट दिया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया, देन वी शुड डिलीवर द पेशेंट, और नॉट शुड बट इट इज टाइम टू डिलीवर द पेशेंट because of this hypertension, because of this HDP. So usually within 24 to 48 hours we will deliver the fetus after giving magnesium sulfate. See, there are the various doses. It is available because this is
practical points are necessary, so I am giving these details. At market, it is available as 50% weight and 25% solutions. We usually use 50% solutions. 2 ml ampule, 1 gram MgSO4 can be used intramuscular or intravenous, both. But intravenous is better. Why? We will see. 4 ampule of 50%. Just now forget 25% wali baat and now just concentrate on 50%. So 4 ampule of 50%, that is 8 ml, diluted with 12 ml NS, normal saline, given slowly over 15 to 20 minutes, not less than 1 gram per minute. जो उसका रेट रखना है ड्रॉप्स का, उसी की बात कर रही हूँ. If we are giving intramuscular, then 50% solution we should dilute in 10 ml and given deep in intramuscular in buttocks, but it is painful. So we should give 1 ml of 1% xylocaine before giving the injection, intramuscular injection, and betadine solution also should be applied before giving intramuscular injection. We usually apply spirit, you know all. But for this one, we should apply betadine solution at the injection site if we are giving intramuscular, and 1% xylocaine also should be given. But we prefer IV injection, and so it will not be required. When magnesium sulfate is administered IV, the onset of action is immediate, and the duration of action is about 30 minutes. Following IV, you just don't go for IM, only just consider IV magnesium sulfate. So after 30 minutes, we should repeat it. At Dhaka, some study was performed, and the conclusion is that the majority of patients, a single loading dose alone will suffice. If the patient having BP 180, 110 or so, and after giving labetalol and all other treatment, still we cannot control it, then we should give only 4 gram bolus that I told you initially also. One bolus is also effective of MgSO4 to prevent the seizure and to control the blood pressure. For monitoring, patella deep tendon reflex should be present. ये आप सब जानते हैं, आपने जो जब भी स्टडी किया है तभी ये सब पटेलर रिफ्लेक्स की बात आई ही थी. And respiratory rate should be more than 16 per minute. Urine output should be more than 30 ml per hour. If the convulsion recur after 15 minutes, give 2 gram of 50% MgSO4 IV after 5 minutes. Again, just repeat the dose. Don't worry about anything. Just repeat the dose, control the convulsion, and save the fetus and mother. Monitoring chart is also given. It is also important for us and for staff. Flushing is the main side effect of magnesium sulfate. Nausea, vomiting, muscle weakness, thirst, they are just minor one. If we have not monitored the dose, then respiratory depression and respiratory arrest can happen. So be aware of this one. This is very needed drug, but at the same time, we should monitor the patient very well. With general anesthesia, diazepam or nifedipine, there may be drug interaction with MgSO4. Patellar reflexes may get absent. It is the toxicity of MgSO4. We should wait till it return and restart if necessary at reduced dose once reflex is returned. If urine output is less than 100 ml in 4 hours, or if there is no other sign of toxicity,
reduce the dose. Just don't stop, but reduce the dose. If there is respiratory depression, the respiratory rate decreases, then stop magnesium. Start oxygen, maintain airway, and give the antidote of calcium gluconate 10% solution over 10 minutes slowly IV. Whenever you are treating the patient with MgSO4, you should have 10 ml calcium gluconate ampule ready with you. Just don't forget to have calcium gluconate ampule with you if you are giving MgSO4 to the patient. If there is arrest, just intubate and ventilate immediately. Stop the MgSO4 and IV calcium gluconate should be given. It will be okay. Patient will be okay with intubation and ventilation properly, and oxygen should be given at that time. Now, according to gestational age, when to deliver? Expectant management is attempted with an effort to decrease इफेक्ट्स ऑफ प्री मेच्योरिटी. हमको प्री मेच्योर बेबी को डिलीवर नहीं करना है. जब तक हो सके हमको उसको लेंथन करना है. अप टू 38 वीक्स हमको पहुंचाना है. और टू ऑप्टिमली प्रमोट फीटल मैच्योरेशन. यस, डिलीवरी शुड बी प्लान्ड इफ मदर reaches 34 weeks or develop the condition more than 34 weeks, as severe preeclampsia is associated with severe maternal and fetal morbidity. एक बार 34 वीक्स पहुंच गए, वेल, बट अभी अगर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, देन वी कैन प्रोसीड अहेड. अदरवाइज वी कैन डिलीवर एट 34 वीक्स. These are the plan. If there is uncontrolled hypertension or uncontrolled HDP before or around 24 weeks, if we can stabilize the patient, then we can go ahead. Otherwise, there should be termination of pregnancy with counseling of the patient. अगर हम terminate नहीं करेंगे, then there will be IUFD. You just taken it granted that if the blood pressure is not controlled around 24 to 27 weeks, then IUFD will be there. After between 24 to 32 weeks, expectant management, we can prolong up to 34 weeks, and then we should deliver the patient. Steroid doses, 2 doses should be given, don't forget it. Or bolus MgSO4 if necessary for neuroprotection we should give. Only one shot. If the pregnancy is more than 33 weeks, stabilize the patient, then go ahead, and when there is any sign of distressing, then we will deliver the patient immediately. Same thing what I have said, but corticosteroid to be given for fetal lung maturity. 2 doses of betamethasone 12 mg 12 hourly, or 2 doses of dexamethasone of 6 mg 6 hourly, or 4 doses of this one. 2 doses of betamethasone or 4 doses of dexamethasone should be given to this patient. फिर जरूरत नहीं है कि वो 48 आवर्स में डिलीवर हो, कभी भी डिलीवर हो सकता है. वी कैन गो अहेड ऑल्सो, बट वी शुड एडमिनिस्टर corticosteroid in time. If the initial evaluation shows multiple organ involvement, it may be necessary to give the doses at 12-hour interval. It may happen that we plan delivery just afterwards. We should deliver the patient before 34 weeks. If there is evidence of organ involvement, thrombocytopenia, HELLP syndrome, symptoms of cerebral irritation, and if labor starts or there is abruptio placentae, immediate danger to the fetus if pregnancy is prolonged, and so we should deliver the patient before 34 weeks also.
severe fetal growth restriction, if there is there oligohydramnios and organ involvement, then we should deliver the patient before 34 weeks. Maternal monitoring should be done with blood pressure monitoring every 4 hours or before that also. Urine albumin every day. Strict intake output chart with laboratory tests being repeated every 3-4 days or 48 hours. It will be according to need of the patient. The tests offered to evaluate the effects of the disease and progression of the severity of organ involvement are: we can judge from platelet count, from LDH, from SGOT, SCPT, and serum creatinine. That other organs are involved or not, we can judge from this investigation, and we can take decision to deliver before 34 weeks or after 34 weeks. For the eclampsia, I think I should not go for it for the eclampsia. As such, without a hospital or without having ICU, HDU, what we call in obstetric practice, we should not have deliver or we should not treat the patient of eclampsia. You just refer this one for your reference, or any time if you are in any hospital or so, you just go through this one. We should assess, I am just summarizing this one, assess the breathing, rapidly evaluate vital sign, pulse, BP, ये पहले vital sign की patient में जरूरत है. Pulse, BP, temperature, if pulse is not palpable, it may happen, then resuscitate the patient immediately. Blood group and CBC with platelet and sugar, LFT, RFT, which investigation we are offering in severe preeclampsia. In severe HDP, we should go for this one. Provide ongoing care also and give IV magnesium sulfate. You very well know the dose of it and everything. I told about HDU. What is the advantage? It allows continuity of antenatal, intrapartum and postnatal care by the same team. Delivery can take place in a better equipped environment. If anything is necessary at that time, it will be taken care of just now at a time in one hospital only, with minimal disruption of mother to baby bonding. कि बेबी कहीं है और मदर कहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए आज के ज़माने में. सो जो भी पेशेंट्स है, तो HDU वाली हॉस्पिटल जहाँ भी है, a dedicated obstetric HDU with the knowledge, experience and expertise of an obstetrician and a specialist team would be the ideal to monitor and treat the clinically ill obstetric patients. Not only of HDP, but कोई भी medical disorder वाले पेशेंट, कोई भी RH नेगेटिव और ट्विन और जो भी पेशेंट को कोई भी ऑब्स्टेट्रिक या तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, we should in HDU, if we admit the patient, it will reduce the risk of hospital acquired infection of ICU environment to happen to our patient. Patient satisfaction is better since it is less noisy and may have more liberal family visit policies also than ICU. What about postpartum management? Once patient deliver, baby is good, nice, mother is safe, that's okay? No, still our role is not over. We should follow this patient up to 6 weeks. The hypertension may worsen transiently in the postpartum between days 3 to 6 when BP peaks. Sometimes hypertension and preeclampsia may even manifest for the first time at that time, and may even eclampsia also occur at that time. So, and especially when there is female child in these patients, it happens, and we have seen the such instances. Proteinuria and biochemical changes of preeclampsia begin to resolve by 6 weeks. I told you.
but may persist for longer, especially if changes have been extreme. So better taken care of. It is essential to manage BP and screening for secondary causes of hypertension in women with resistance hypertension and impaired renal function or abnormal urine analysis. Care providers should watch for mental health implications also, that is anxiety, depression and post-traumatic stress disorder. Depression is more prevalent in these patients. If the woman is normotensive, need assessment of traditional cardiovascular risk marker in future. In same way, healthy diet and lifestyle to be followed up in next life, in coming life. What about after 6 weeks? If the patient is having eclampsia or severe HDP, must be screened for pre-existing hypertension and underlying renal disease in next pregnancies. We should think of this one also. We should refer to internal medicine expert or nephrology for further management. These patients must undergo investigation like urine analysis, serum creatinine and electrolytes, fasting glucose and lipids, and standard 12-lead ECG at the completion of 6 months. Overweight women should be encouraged to attain a healthy body mass index to reduce risk in future and for long-term health. Discussion about contraception is essential in these patients, very much essential, and IUCD will be preferable for this patient. Thank you very much. The session is open for question answer.